दूसरे वाले में बना, दूसरे वाले में स्टैगर्ड दो टाइप की बनी, नहीं बनेंगी। चलिए डिस्कस कर देंगे उसको। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हम लास्ट क्लास में देख रहे थे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही आपका जो एंटी है वो गॉस से ज्यादा स्टेबल रहे। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं। अगर मुझसे स्टेबिलिटी ऑर्डर की बातें की जाएं, किसकी बातें की जाएं, स्टेबिलिटी ऑर्डर की बातें की जाएं, तो स्टैगर्ड का जो स्टेबिलिटी रहेगा वो आपके किससे, एक्लिप्स से हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा। स्टैगर्ड का जो स्टेबिलिटी रहेगा वो एक्लिप्स से हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। पर स्टैगर्ड भी जो है वो अब आपका दो टाइप में टूट चुका है, आप जानते हैं। क्लियर। एक हमारे सामने कौन सा है, एंटी, और एक हमारे सामने कौन सा है, गॉस। तो जो बातें चल रही है ना अभी वो इन दोनों में चल रही हैं, एंटी एंड गॉस, कि भाई कब आपका एंटी और कब आपका गॉस ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर गॉस में किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन आ जाता है, लाइक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या कुछ और आ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या बोला, उस कंडीशन में आपका गॉस आगे आ जाएगा, अदरवाइज कौन रहेगा आगे, एंटी। जैसे अगर अपन बात करें लास्ट एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस किया था, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। ये वाले एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझने की कोशिश की थी। यहां पर भी OH है, यहां पर भी OH है, और इसको हमने क्या बोला था बच्चों, इथाइलिन ग्लाइकोल। ग्लाइकोल का मतलब पहले बता चुका हूं। विसिनल डाइओल को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल। तो अगर इस कार्बन को मैं कौन सा कार्बन मान लेता हूं, फ्रंट, और इस कार्बन को कौन सा कार्बन, बैक, तो बताइए फ्रंट कार्बन पर एक OH है, दो H है। बैक कार्बन पर भी अगर हम गौर से देखें तो एक OH है एंड दो H है। आप बताओ ये कंफर्मेशन मैंने स्टैगर्ड बनाई है, ये कंफर्मेशन स्टैगर्ड बनाई है या एक्लिप्स्ड। स्टैगर्ड में कौन सी है, गॉस या एंटी, गॉस। सो यू विल फाइंड देयर विल बी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है बताओ, ऑक्सीजन से। क्लियर। और यहां पर कौन है, ऑक्सीजन, सो देयर विल बी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग, बॉन्ड का मतलब अट्रैक्शन, एंड जब भी अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, हमेशा बात का ध्यान रखना। तो ये हमारे सामने है गॉस कंफर्मेशन। इधर अगर अपन बात करें तो ये कौन सी कंफर्मेशन है बताओ, एंटी। वापिस से एक बार ध्यान से सुनेंगे, ये कौन सी कंफर्मेशन है दोस्तों, एंटी। तो इस कंफर्मेशन का तो नाम हमारे सामने क्या है, गॉस, और इस कंफर्मेशन का नाम हमारे सामने क्या है, एंटी। अब ध्यान से सुनिए, इस केस में किसी प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं यहां पर ऑक्सीजन पर है पार्शियल नेगेटिव, इस पर है पार्शियल, इस ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव ईएन डिफरेंस की वजह से, और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव। तो ये पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव का अट्रैक्शन है, और यहां पर ये एटम एक दूसरे से बहुत दूर जा चुके हैं। तो यहां पर ये अट्रैक्शन नेग्लेजिबल है, पर यहां पर अट्रैक्शन है। तो बताओ इन दोनों में से हाल फिलहाल में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो समझिए, बहुत ही आसानी से समझिए। ये भी आपका कैसा है बताओ, स्टैगर्ड। पक्का गौर से देखिए, ये वाला कंफर्मेशन आपका कैसा कंफर्मेशन है, स्टैगर्ड कंफर्मेशन है। ये वाला जो कंफर्मेशन है बच्चों, ये भी कैसा है बताओ, स्टैगर्ड। पक्का आप इस बात से एग्री करते हैं। तो बताओ दोनों में ही टॉर्सनल स्ट्रेन क्या है, ऑलमोस्ट जीरो। टॉर्सनल स्ट्रेन तो वैसे भी नहीं था, स्टैगर स्टैगर में टॉर्सन का कोई रोल ही नहीं होता है। अब आते हैं स्टेरिक स्ट्रेन। तो पहले ये रिपेल कर रहे होते थे जिसकी वजह से इसकी एनर्जी ज्यादा, और यहां ये दूर थे तो रिपल्सन कम, तो एनर्जी कम। लेकिन अब उल्टा हो गया है, आइए मैं इसी को एन ब्यूटेन से कंपेयर करके बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे सामने है CH3, ये हमारे सामने है H। जब तक बातें दिमाग में ठीक से नहीं जाएंगी तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी, आप रट के काम नहीं चला सकते हो। ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया है, यहां पर है CH3, यहां पर है H, यहां पर भी है H। क्लियर। यहां पर आ गया है CH3, यहां पर H एंड यहां पर H। ये आपने एन ब्यूटेन की बच्चों कंफर्मेशंस बनाई है जब आपने रोटेशन कौन से वाले कार्बन के अबाउट लिया है, C2C3। क्लियर। इसमें इस कार्बन को बच्चों आपने कौन सा कार्बन मान रखा है, फ्रंट, और इसको कौन सा मान रखा है, बैक। लास्ट क्लास में हमने बातें की थी। अब बताओ ये कंफर्मेशन कौन सी कंफर्मेशन है, बताइए कौन सी कंफर्मेशन है, गॉस।
और ये कंफर्मेशन बच्चों कौन सी कंफर्मेशन है? एंटी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं इन दोनों में स्टेबिलिटी कंपैरिजन करूं तो आप बताओ इस कंफर्मेशन को, कौन सी कंफर्मेशन है ये? स्टैगर्ड। ये भी कौन सी कंफर्मेशन बताओ? स्टैगर्ड। तो स्टैगर्ड में टॉर्सन स्ट्रेन का कोई रोल? अब दोनों में से अगर मुझसे पूछे कि भाई टॉर्सनल स्ट्रेन किसको ज्यादा स्टेबलाइज या किसको कम स्टेबलाइज कर रहा है, तो टॉर्सनल का दोनों में कोई रोल ही नहीं है। अब आइए नेक्स्ट, अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे पास आता है स्टेरिक स्ट्रेन। यहां पर ये जो बल के ग्रुप हैं ये एक दूसरे के आजू, और यहां पर ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस। तो इसमें इन दोनों के बीच में रिपल्सन है बल की ग्रुप्स के बीच में, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी ज्यादा, रिपल्सन बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, और इसमें ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से आप बताइए स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? तो इसको गोस को एज कंपेयर टू एंटी कौन अनस्टेबल बना रहा है? स्टेरिक स्ट्रेन। ये रिपल्सन, अगर ये रिपल्सन किस में कन्वर्ट हो जाए? अट्रैक्शन, तो मामला पलट जाएगा। अब देखो टॉर्सनल इसमें भी नहीं है और उसमें भी क्लियर है, लेकिन यहां पर किसी प्रकार का अट्रैक्शन नहीं है, पर देर इज अट्रैक्शन। अट्रैक्शन से एनर्जी कम और स्टेबिलिटी, भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज है ना ये, तो अब की बार मामला पलट गया है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हमारे सामने। तो जब भी आपके सामने मामला आएगा तो ये समझो ये दो स्टैगर्ड में कंपेयर करवाएगा कि बताओ गॉस ज्यादा स्टेबल है या एंटी। तो गॉस में किसी भी प्रकार का यहां पर अट्रैक्शन आ गया तो आप समझ लो किसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी? गॉस की। अगर ऐसा अट्रैक्शन नहीं है देन गो फॉर एंटी। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? तो इसको मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप नोट डाउन कर ले, ताकि आपको बेटर क्लियरिटी इसके अंदर देखने को मिले। अब आपको जो बच्चों डाउट आएगा ना यहां पर, वो आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, कि कब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और कब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो बहुत डिटेल में तो आपको आईओसी में पढ़ाया जाएगा, जब तक आईओसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बातें नहीं होंगी मैं भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, ठीक है? फिर भी मैं आपको हल्का सा आइडिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में जरूर दूंगा। ऐसा नहीं है कि एक एच आ गया है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा ही करेगा, नहीं। इंटर नहीं, इंट्रा, स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। कौन सा? ये और ये बेटा नजदीक होना चाहिए ना, ये ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन में डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जितने नजदीक होंगे अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। सुलटा दिया सभी ने? तो बेसिक थीम समझ में आई कि नहीं आई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस जो ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है वो इथाइलिन ग्लाइकोल, मतलब जेई में मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है, नीट वाला भी इसके ऊपर हाथ साफ कर सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब कब हो सकती है। जब भी गॉस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस हों तो आप समझ लेना गॉस के स्टेबिलिटी एंटी से ज्यादा, जब नहीं हो तो फिर आपकी वापस चली जाएगी कौन? एंटी ज्यादा स्टेबल होगा किससे? गॉस से। सुलटा दिया सभी ने? अब सुलटा दिया है क्या? चलिए देखिए, अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूं वो बातें सारी किसकी हैं? आईओसी।
उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। पर मैं ये मानता हूं कि अभी आपने आईओसी नहीं पढ़ी है तो मुझे एक बार बताना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। मेरे जितने काम का होगा मैं उतनी बताऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं किसके बारे में, इंट्रामोलिकुलर, इंटर नहीं, क्या बोल रहा हूं, इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। कि सर मुझे नहीं पता चलता कि कब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर आपके पास कोई हाइड्रोजन है जो इधर किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से, इस हाइड्रोजन को गौर से देखिए, किससे जुड़ा हुआ है ये, ऑक्सीजन से, पक्का। या फिर कोई ऐसा हाइड्रोजन है जो किससे जुड़ा हुआ है, बताइए, नाइट्रोजन से, पक्का। मेरे काम इतना ही आएगा, और मेरे काम आने वाला, रिप्लाई नहीं मिला, राक्षस नीचे दनादन लगा हुआ है। बता के आया करो कि अभी क्लास में जा रहा हूं, हर मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, फ्री होते ही रिप्लाई करूंगा। आइए, तो मैं बेसिकली इन पर बात करूंगा। देखो, यहां पर जो H है वो किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से। यहां पर जो H है वो किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से। ये H किस किस के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, इधर ये H अगर आपका, या इधर ये H कॉमन ले लो दोनों में से, सामने कौन सा एटम आ जाए, ऑक्सीजन, कौन सा आ जाए, नाइट्रोजन, कौन सा आ जाए, फ्लोरीन, और कौन सा आ जाए, क्लोरीन। क्लोरीन आपको आईओसी में बताया जाएगा, इंटर नहीं करता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। क्लियर। तो अगर ऑक्सीजन पर जुड़ा हुआ H है, या फिर नाइट्रोजन पर जुड़ा हुआ H है, और सामने वाला एटम कौन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या क्लोरीन, तो इस H में और इन एटम्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। अब आप समझिए, मान लीजिए यहां पर ये H कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्या ये H इधर ऑक्सीजन के साथ H बॉन्डिंग कर पाएगा, नो। कार्बन से जुड़ा हुआ H हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा। किससे जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से। आईओसी में आपको फ्लोरीन से भी बताया जाएगा, पर वो मेरे काम का नहीं है। तो आप हर जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट मत लगा देना, ये ध्यान रखना है। अगर H ऑक्सीजन या नाइट्रोजन पर है और सामने एटम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या क्लोरीन में से कोई भी है, तो आप बोल दो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। जैसे इस वाले में गौर से देखो, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, यहां पर जो ये हाइड्रोजन है, बताओ किससे जुड़ा हुआ है पीछे, और यहां पर इस किसने किया है, इसने ऑक्सीजन के साथ। तो ये हाइड्रोजन इधर ऑक्सीजन से जुड़ा है, आगे किससे, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, फ्लोरीन से या क्लोरीन से एच बॉन्डिंग कर सकता है। ऐसा नहीं है अगर ये पीछे कार्बन होता तो भी मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल देता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है। तो इसका मतलब अगर हम कुछ एग्जांपल्स यहां पर डिस्कस करना चाहें, इधर ध्यान से सुनिए, ये हमारे सामने है CH2, कौन है, OH। अब बताओ ये वाला जो आपका H है किससे जुड़ गया है, ऑक्सीजन से, जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया है। अब बताओ इधर मैं कौन कौन से एटम लगाऊं सो दैट यहां पर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल जाए। तो आप जानते हैं सबसे पहले मैं यहां पर क्या लगा सकता हूं, फ्लोरीन। ये H और ये फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, जी हाँ, क्योंकि ये H किस पर जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन पर, पक्का, बिल्कुल सही। आगे बताइए क्या लगा सकता हूं, क्लोरीन। तो ये H और क्लोरीन के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, जी। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें क्या लगा दें, OH, तो इस H में और इस ऑक्सीजन में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, जी हाँ। फिर अगर अपन बात करना चाहें क्या लगा देते हैं, NH2, तो इस H में और नाइट्रोजन में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, बिल्कुल सही। फिर मान लीजिए हम लगा देते हैं क्या, NHR, क्या लगा देते हैं, मतलब एक H हटाकर कोई अल्काइल ग्रुप लगा दिया है, तो भी अभी भी इस वाले हाइड्रोजन में और बताइए नाइट्रोजन में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, जी हाँ। फिर मान लीजिए मैंने क्या लगा दिया है, NR2, तो इस H में और इस नाइट्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, बिल्कुल सही। अगर मैंने यहां पर क्या लगा दिया है, मान लीजिए OR या OCH3 ले लिया है, तो बताओ इस H में और इस वाले ऑक्सीजन में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इन सभी केसेस के अंदर इसको मैं पूरा ना लिखकर क्या लिख देता हूं, बताइए, जी, क्या लिख देता हूं, जी। तो जी में कोई ऐसा एटम है जो H के साथ क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन सभी केसेस के अंदर आपकी बताइए किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, गॉस कन्फर्मेशन विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एंटी। अब इसमें से एक दो पर्टिकुलर केस उठा लेते हैं अपन, एक दो पर्टिकुलर केस, जैसे सर अपन पहला केस उठा लेते हैं, क्लियर। तो यहां पर आप समझो, यहां पर कौन है, OH, और यहां पर कौन है, फ्लोरीन, क्लियर। तो इसमें अगर मैं आईपैक नेम लिखूं तो ये कार्बन नंबर 1 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बन नंबर 2
नाम बताओ क्या होगा? टू फ्लोरो, नाम हो गया टू फ्लोरो। दो कार्बन के लिए वर्ड रूट एच, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एंड वन पोजीशन पर है तो ओ। ये इसका आयुपैक नेम हो गया इस कंपाउंड का। मुझसे पूछ रहा है कि इसमें गॉस कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल होगा या एंटी कन्फर्मेशन। तो कार्बन नंबर 1 को दोस्तों कौन सा कार्बन मान लेते हैं आप बताओ? फ्रंट कार्बन। तो फ्रंट कार्बन पर कौन जुड़ा हुआ है? एक तो OH, और दो कौन जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन, जोड़ दिया। बैक कार्बन पर बताओ एक कौन जुड़ा हुआ आपका? फ्लोरीन, सही बात है कि नहीं है? और यहां पर दो कौन जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन। दिस कंफर्मेशन इज गॉस, सही बात है बच्चों। फिर एंटी कंफर्मेशन बना दे। बताइए फ्रंट कार्बन पर कौन जुड़ा हुआ है? OH और दो H। बैक कार्बन पर कौन जुड़ा हुआ है? F एंड H। तो बताइए यहां पर इन दोनों के बीच में डाइहेड्रल एंगल 60, तो ये गॉस है। आजू बाजू गॉस, अपोजिट एंटी। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब जरा ध्यान से समझो, ये हमारे सामने एंटी कंफर्मेशन है। मैंने क्या बोला था? अगर गॉस कंफर्मेशन में किसी प्रकार का अट्रैक्शन आ जाता है तो इन दैट केस गॉस कंफर्मेशन विल बी मोर स्टेबल, अदरवाइज एंटी विल बी मोर स्टेबल। तो आप जरा ध्यान से सुनिए, यहां पर जो ये H है, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एलिजिबल है? बिल्कुल। देखो पीछे किससे जुड़ा हुआ है? ये ऑक्सीजन से। अगर कोई H ऐसा है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हो या फिर नाइट्रोजन से, आगे मैं बता भी देता हूं, आयो से बताया जाएगा, या किससे जुड़ा हो? फ्लोरीन से। ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, फ्लोरीन से जुड़े हुए H हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। इधर भी ये इन्हीं में से किसी एक से जुड़ा होना चाहिए, और ये उधर भी उन्हीं में से करेगा। तो देखो यही तो तीन एटम एज इट इज क्या हो गए हैं? रिपीट। बस एक एक्स्ट्रा कौन आया है? क्लोरीन। तो आप ध्यान से सुनिए, क्या ये हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ H बॉन्डिंग करेगा? जी हाँ। तो ये H पीछे देखो किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से। तो बिल्कुल ये फ्लोरीन के साथ क्या करेगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। पर यहां पर ऐसा नहीं है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझो, देर इज पार्शियल नेगेटिव, देर इज पार्शियल। यहां पर ये फ्लोरीन किससे जुड़ा हुआ? बताओ। कार्बन से। इधर देखो किससे जुड़ा हुआ है? तो आप बताइए कार्बन में से और फ्लोरीन में से EN किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन। तो यहां आएगा पार्शियल नेगेटिव, और यहां होगा पार्शियल। तो आप देखो इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव, तो देर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसी का ही नाम बच्चों आपने क्या रख दिया है? बताइए। इंट्रामोलिक्यूलर। क्या रख दिया है? इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग। आप बताइए फिर, क्या ये इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग यहां दिखाई देगी? नहीं। कारण डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, अट्रैक्शन ना के बराबर। तो बताइए स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? स्टेबिलिटी आपकी इसकी ज्यादा होगी। तो जैसे मैंने यहां पर फ्लोरीन रखा, आप क्लोरीन OH इनमें से कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट अगर अपन ध्यान से सुने तो ऐसे केसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। मान लीजिए यहां पर हमारे सामने कौन है? NH2। अब आप गौर से देखिए, क्या ये जो हाइड्रोजन है, इज इट एलिजिबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? यस। ये हाइड्रोजन किस पर जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन पर। तो ये H एलिजिबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, लेकिन करेगा किसके साथ? या तो फ्लोरीन, या ऑक्सीजन, या फिर आपका नाइट्रोजन। एक क्लोरीन एक्स्ट्रा के सेंट्रा का। तो अगर मैं यहां पर बताऊं क्या लगा देता हूं? OH, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? जी हाँ। अगर मैं क्या लगा देता हूं? NH2, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? जी हाँ। अगर मैं क्या लगा देता हूं? फ्लोरीन, तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? होगी। इधर ये H इधर ऑक्सीजन से करेगा, इधर ये H उधर नाइट्रोजन से करेगा, इधर ये H उधर फ्लोरीन से करेगा। तो बताइए इन सभी केसेस में भी आपका जो गॉस कंफर्मेशन है वो ज्यादा स्टेबल होगा किससे? एंटी से। जैसे मैंने एक पर्टिकुलर केस यहां पर बनाया, एग्जैक्टली आप यहां पर भी बात कर सकते हैं कि द गॉस कंफर्मेशन विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एंटी। अभी पता है आपको दिक्कत कहां आएगी? आपको दिक्कत आएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी। जब आपको आईओसी में आरडी सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा देंगे, उसके बाद ये दो ही कोडी का रहेगा, बाकी तो कुछ देखना ही नहीं है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इंट्रामोलिकुलर तो गॉस की स्टेबिलिटी ज्यादा, नहीं है तो आपके एंटी की ज्यादा। क्लियर? जल्दी से नोट डाउन कर देंगे।
जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। आज मॉड्यूल लेकर आए हो, अपन जल्दी ही एक आयुपैक नेमिंग का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लेंगे। क्या लेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। पर्टिकुलरली उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेंगे, जेई एडवांस में आए हुए, उनमें हल्का सा चेंज करके, ताकि हम टॉपिक एकदम फिक्स करके साइड में रखते जाएं। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी बच्चों, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, 20% थ्योरी, 80% क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैं तो एक लाइन में बोल के चला जाऊंगा, जब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी गॉस ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, किससे? एंटी से। मैं तो बोल के चला गया। अब तुम जितने भी एग्जांपल लाओगे, देखो बच्चे ये हो गया, लेकिन तुमको पता ही नहीं चलेगा कब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और कब नहीं होगी। तो देखो सारे क्वेश्चंस की फॉर्म में आपको मिलेंगे। जब आप मॉड्यूल लगाओगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस की फॉर्म में मिलेंगे, और जब आप खुद से सोच के क्वेश्चन को सही करते हो, कॉन्फिडेंस ये लगाता है। आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आपकी नोटबुक से नहीं था, चेक कर लेना आप, कोई नहीं था। अच्छे लेवल के जेई एडवांस के भी क्वेश्चंस डले हुए थे उसके अंदर, बट फिर भी बहुत सारे बच्चों ने ठीक ठाक क्वेश्चन कर दिए, तो ये कॉन्फिडेंस है। अभी आप और प्रैक्टिस करोगे तो चीजें और क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ेंगी। कोई सिग्मा पाई वाले मैंने बहुत कम पूछे ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि होते हैं फ्री नंबर बांटना, काउंट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। 5 क्वेश्चन दे दो, 5 फ्री के मिल गए सबको। आप सोचो जो सिग्मा पाई काउंट नहीं कर पा रहा है +2 करने के बाद भी, कहाँ स्टैंड कर रहा होगा बच्चा। सुलटा दिया सभी नहीं? पक्का? चलिए एक केस हम और डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस मैं आपके सामने लिखूंगा और आपको बताना है क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर्स रहेंगे। देखिए अगला केस अगर अपन बात करें, सभी ने सुलटा दिया है तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। चलिए स्पीड थोड़ा मेंटेन करेंगे भाई लोगों। एक केस हमारे सामने और है, और इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि एग्जामिनर लगातार एनसीईआरटी को थोड़ा सा क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये हमारे सामने है। अब अगर मैं इसका नाम करना चाहूं तो ये कार्बन नंबर बच्चे 1, और ये आप जानते हैं हेलोजन्स आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट इन आयुपैक नेमिंग। तो बताओ नाम क्या रहेगा? 1,2 डाई हेलो। हेलोजन कौन है मालूम है? नहीं। मान लो क्लोरीन हुआ तो डाई क्लोरो, ब्रोमीन हुआ तो डाई ब्रोमो। पीसीसी में कितने कार्बन है? 2, तो वर्ड रूट एच, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। ये हमारे सामने हो गया। अब इसमें हम बात करनी है कि भाई इसका गॉस कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल होगा या एंटी कन्फर्मेशन। तो इसको बच्चों में 2 केस में डिवाइड करता हूं। कितने केस में डिवाइड करता हूं? 2 केस में यहां पर मैं आपके सामने डिवाइड करता हूं। पहला केस, इफ, ध्यान से सुन लेना, इफ अगर अपन बात करें x इज इक्वल टू कौन है? फ्लोरीन। अगर x आपने क्या रख दिया है? फ्लोरीन। इसका मतलब ये तो ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी, यहां पर भी कौन है? फ्लोरीन। यहां पर भी कौन है? फ्लोरीन। ये वाला केस हो गया अगर एक्स फ्लोरीन रख दिया तो इसमें एक कंफर्मेशन तो आपके सामने कौन से बनकर आएगी? गॉस। हमारा कंपैरिजन किस में चल रहा है? गॉस वर्सेस एंटी। आप बताओ इस कंफर्मेशन को देखकर ये गॉस कंफर्मेशन बनाई है या फिर एंटी कंफर्मेशन बनाई है? गॉस, आजू बाजू डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री। दूसरा अगर अपन बात करना चाहें तो ये जो कंफर्मेशन मैंने आप लोगों के सामने बनाई है बच्चों, आप बताइए ये कौन सी कंफर्मेशन बना दी है? ये बना दी है एंटी कंफर्मेशन। पक्का? नेक्स्ट, बाकी में अगर अपन बात करना चाहें, इफ x इज इक्वल टू, एक्स क्या हो? क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, या फिर कौन हो? आयोडीन। बाकी जो हेलोजेंस बच गए, तो उसमें हमारे पास ये केस बन चुके हैं। अब x इसमें स्पेसिफाई नहीं करेंगे वरना 3 बार लिखना पड़ेगा मुझे। बताइए ये गॉस कंफर्मेशन है या फिर आपकी एंटी कंफर्मेशन है? बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है, दिस इज व्हाट? गॉस कंफर्मेशन। ये वाली कंफर्मेशन बताओ बच्चों, गॉस कंफर्मेशन है कि एंटी कंफर्मेशन है? अगेन इट इज एंटी कंफर्मेशन। तो ये कंफर्मेशन हमारे सामने है गॉस, और ये कंफर्मेशन हमारे सामने है एंटी। ये कंफर्मेशन हमारे सामने है गॉस, ये कंफर्मेशन हमारे सामने है एंटी। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आए? अब ध्यान से सुनिएगा, क्या यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस है? कैसे होगा? एच थोड़ी है भाई ये। इधर देखो ये कौन है? हेलोजन। और ये भी कौन है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब बॉन्ड हाइड्रोजन बना है, दोनों में से कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। अगर ये क्लोरीन क्लोरीन हुए तो आप जानते हैं ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। क्लियर? यहां पर भी अगर अपन बात करना चाहें तो वो रिपल्सन क्या होगा? कम। भाई मैं स्टेरिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, क्योंकि दोनों ही स्टैगर्ड हैं, तो टॉर्सनल तो दोनों में नहीं है। सही बात है कि नहीं है? तो यहां पर इन दोनों के बीच में रिपल्सन, और यहां पर वो रिपल्सन कम। इसका मतलब गॉस और एंटी में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा? एंटी। तो इनमें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ही आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, सही बात है कि नहीं है? नेक्स्ट सर आप इधर भी ध्यान दे लीजिए, क्या फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? नो, ये कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस थोड़ी है भाई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो एच इन्वॉल्व होना चाहिए, ये तो कौन है? फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। क्लियर? तो भाई जाहिर सी बात है इनमें अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला तो नहीं है।
और यहां पर इनके बीच में रिपल्सन की बात करें तो रिपल्सन क्या होना चाहिए, कम। तो नॉर्मली हमें लगता है इसमें भी एंटी ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा डेटाबेस है, मतलब हायर लेवल पर जाकर समझाया जाता है कि इसमें आपकी स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, गॉस की। एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस। क्या सर इसके आने के चांसेस हैं, तो मेरा जवाब है बेहद। एग्जामिनर पूछेगा इसको क्योंकि थोड़ा सा डेटा बेस है। अगर मुझे इसको समझाना पड़ा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें कोई रोल ही नहीं है, इसमें रोल आता है एमओटी का, जो लिखवाया था ना, सिग्मा सिग्मा स्टार। सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो यहां सिग्मा सिग्मा स्टार इंटरेक्शन होता है। अब वो कैसे स्टेबलाइजिंग होता है, मैं वो चर्चाएं आपके सामने नहीं कर सकता। इधर मेरी तरफ देखो, क्या बोला, याद रखना है। क्या बोला, अगर फ्लोरीन फ्लोरीन है तो गॉस ज्यादा स्टेबल होगा, बाकी कोई भी है, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, आयोडीन आयोडीन, तो फिर जैसा आप सोच रहे थे एंटी ही ज्यादा स्टेबल होगा। क्या सर मुझे याद रखना है, मैं आपको बता देता हूं, लास्ट जो हमने सेशंस लिए थे उनमें भी मैं इस क्वेश्चन को लेकर गया था, मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि इस पर साफ करेगा। अब इस साल तो नहीं किया, बहुत जल्दी करेगा। और आप जाके देख लो, एक बार जाके देखो, जो हमने मैराथन सेशंस लिए थे केमिस्ट्री में, +1 वाले पार्ट में मैंने हर क्वेश्चन स्टीरियो का लिया है। चेक करो, नीट से पहले का हर क्वेश्चन स्टीरियो का, और देख लो नीट 2025 टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स में स्टीरियो ही पूछे। तो इतना क्लियरिटी है कि एग्जामिनर किस बार कहां पर अटेम्प्ट लेने वाला। तो जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ो। सुलटा दिया है क्या। नेक्स्ट, कंफर्मेशन ऑफ साइक्लो एल्केन्स, और पीछे लिख दिया है एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं, कहीं भी एनसीईआरटी ने कोई डिस्कशन नहीं किया है। सुलटा दिया है सभी नहीं। आइसोमेरिज्म कॉन्सेप्ट का इतना इस्तेमाल लिया था नीट 2025 में, 3 से 4 क्वेश्चंस में, 3 से 4 क्वेश्चंस में।
ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन शो करेगा ये पूछा था, हालांकि वो चैप्टर एल्किन का क्वेश्चन था, चैप्टर एल्किन का क्वेश्चन था, क्योंकि एनसीईआरटी चैप्टर वाइज डील करता है आइसोमेरिज्म को। एक में पूछा था कितने टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स बनेंगे, वो भी आइसोमेरिज्म रिलेटेड था, हालांकि वो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स का क्वेश्चन था, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। एक प्योरली आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन था, टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक ईथर्स, वो प्योर आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन था, किसी दूसरे से कोई लिंक उसका नहीं था। तो 3 कॉन्सेप्ट इस्तेमाल में लिए और भाई साहब इसको ऐसे डिस्कार्ड किया गया था, लाइक जस्ट अगर और किसी की बात क्यों करूं, अन अकेडमी, तो जितने भी मेजर हुए ना आइसोमेरिज्म में किसी मास्टर ने क्वेश्चन ही नहीं दिया। क्यों? पिछले 2-3 सालों से नहीं आया, ट्रेंड पकड़ रहे हैं टीचर, क्या पकड़ रहे हैं, यूं पकड़ लेंगे हम, पेपर कहां से आएगा, कुछ नहीं हुआ। किसी को नहीं पता कि एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन सेट करता है। पीवाईक्यू से आप ये आइडिया लगा सकते हो कि किस डेप्थ तक जाता है, और भाई साहब 2025 ने तो बोला कि तेरी औकात से तो आगे तक जाऊंगा, इस डेप्थ तक कभी बातें ही नहीं हुई थी, 2016 में की थी, उसके बाद 10 साल तक नहीं की, इस बार की। कभी कभी ट्रेंड बदलते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा दोस्तों कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लो एल्केन्स। ये देखो मोटे मोटे शब्दों में एनसीईआरटी में नहीं है, तो मतलब ये अपने काम का भी नहीं है, लेकिन फिर आपको इधर उधर क्वेश्चंस मिलेंगे, तो मैं टू द पॉइंट बात करता हूं। अभी तक आपने जितनी भी कंफर्मेशन देखी वो किस में देखी थी, ओपन चेन कंपाउंड्स। किन में देखी थी, ओपन चेन कंपाउंड्स में, जो कि हमारे सिलेबस में भी है। किस में है, सिलेबस में भी है। तो उसमें कंफर्मेशन अलग अलग बन रही है, वो आपको कहां से पता चलता है कि मॉलिक्यूल की सेम शेप है या अलग अलग है। आप बताओ, इधर देखो, ये जो आप लोगों के सामने है, इधर देखो, ये एक शेप है, मैंने इसको घुमा दिया है, ये दूसरी शेप है, ये कैसे पता चल रहा है, डाइहेड्रल एंगल से, बिकॉज राइट नाउ रेड रेड में डाइहेड्रल एंगल 0 एंड नाउ 60, तो साफ पता चल रहा है दूसरी शेप में आ गया। तो ओपन चेन में कंफर्मेशन शो करने के लिए आपका डाइहेड्रल एंगल चेंज होगा। रिंग का कॉन्सेप्ट एकदम अलग है, वो हमने डिस्कस ही नहीं किया आप लोगों के साथ, लेकिन मैं आपको टू द पॉइंट का भी क्वेश्चन इधर उधर मिल जाए तो बता देता हूं। रिंग जो कंफर्मेशन शो करेगी वो सबसे छोटी रिंग कितने की होगी, 4। 4 की रिंग से कंफर्मेशन शो होगी, वैसे सबसे छोटी रिंग कितने की होती है, 3 की। 3 की रिंग कंफर्मेशन शो नहीं कर पाएगी। अब आपके ढेर सारे सवाल है क्यों नहीं कर पाएगी, तो उसके लिए 1.5-2 लेक्चर लगेंगे मुझे बताने के लिए। मैं बता भी सकता हूं लेकिन एनसीईआरटी में नहीं, मेरे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या साइक्लोप्रोपेन कंफर्मेशन शो करेगी, तो साइक्लो का मतलब रिंग, प्रोप का मतलब कितनी मेंबर है, 3, 3 वाली नहीं करेगी, चारों 4 से बड़ी रिंग कितने की भी हो कंफर्मेशन शो करेगी। साइक्लो का मतलब रिंग है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, यस इट विल शो कंफर्मेशन। साइक्लो पेंट का मतलब 5, यस इट विल शो कंफर्मेशन, ये भी कंफर्मेशन शो करेगी। कंफर्मेशन का मतलब समझ रहे हो, दो डिफरेंट शेप में आ सकता है, साइक्लोप्रोपेन कभी भी दो अलग शेप में नहीं आ सकता। बाकी कितनी की भी रिंग हो, 4 की रिंग हो, 5 की रिंग हो, 6 की रिंग हो, दे विल शो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म या कन्फर्मेशंस बनाएगा। तो यहां पर आप स्टार लगाकर इस पॉइंट को नोट भी कर सकते हो, इधर उधर के क्वेश्चन यही लाइन उल्टा देगा, भले ही आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है लेकिन आंसर तो फिर भी आएगा। Cycloalkanes will show conformational isomerism. Cycloalkanes will show conformational isomerism. Cycloalkanes will show conformational isomerism. If ring size is 4 or more than 4 member. If ring size is 4 or 4 or more than 4 member. यानी कि रिंग कितने की होनी चाहिए, 4 या 4 से ज्यादा। क्या मैंने समझाया, मैं खुद कह रहा हूं कुछ नहीं समझाया, मैंने याद रखने के लिए बोला है। और मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूं, क्योंकि मुझे पता है एनटीएस पर बात ही, इधर उधर आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी में आज भी वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं गया, 2025 में भी अच्छे लेवल पर बनाए, पर एनसीईआरटी के दायरे में रह के बनाए। क्लियर, तो ये एनसीईआरटी में नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो यानी कि अगर हम बात करना चाहें आपके लेवल पर, कंडीशन टू शो कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कंडीशंस टू शो कंफर्मेशन